कोरोना के कारण हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए लॉकडाउन या यूं कहें कि पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों 3 महीने पहले की ही बात है जब चूरू समेत 5 अन्य जिलों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये सरकार और जनता की लापरवाही का नतीजा ही कहें कि अब 3 महीने बाद चूरू जिले में 3000 से भी ज्यादा लोग कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चूरू जिले और इसकी तहसीलों में पाए गए कोरोना के केसेस की, और साथ ही ये जानेंगे कि आपके सांसद और विधायक इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप इस रिपोर्ट को पूरा देखें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में हम चूरू और अलग अलग तहसीलों की बात करेंगे। 29 अप्रैल तक चूरू जिले में 3919 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, यानी आप लमसम 4000 ही मान लीजिए, क्योंकि ये जो डेटा है वो रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा खराब हालत तो खुद चूरू शहर की है, जहां पर 966 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहाँ का सरकारी अस्पताल है डीबी अस्पताल, लेकिन इस हॉस्पिटल में आसपास के गाँव और तहसीलों के लोग भी इलाज के लिए आ रहे हैं। तो सोचिए कि इस हॉस्पिटल पर कितना प्रेशर होगा। लेकिन गनीमत यह है कि यहाँ पर विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अपने विधायक कोटे से मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 93,40,000 रुपये जारी किए हैं। वहीं सांसद राहुल कस्वां ने भी 75 लाख रुपए दिए हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही इन पैसों का सही उपयोग होगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ सुधरेगी, ताकि सभी लोगों को सही इलाज मिल पाए और ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी ना हो। दोस्तों अगला नंबर आता है इस लिस्ट में सुजानगढ़ का। सुजानगढ़ में भी कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा है। 29 अप्रैल तक के डेटा की बात करें तो 836 मामले थे कोरोना के। दोस्तों आपको बता दें कि सुजानगढ़ के विधायक थे मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था और इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने आकर अपने समर्थकों के साथ रैलियाँ की और नतीजा आप सबके सामने है। दोस्तों बात करें सुजानगढ़ विधानसभा में मेडिकल खर्च की, तो वो शून्य है दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार। अब सोचिए कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो लोगों की जान आखिर कैसे बचेगी। खैर आगे बढ़ते हैं तो कोरोना के मामलों में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजगढ़ का, यानी कि सादुलपुर का। यहाँ पर कोरोना के कुल मामले 642 है। यहाँ की विधायक है कृष्णा पूनिया, जो भी कुछ दिन पहले खुद ही कोरोना संक्रमित हो गई थी। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपने विधायक कोटे से मेडिकल सुविधाओं के लिए 48 लाख रुपए देने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर वो और भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि सादुलपुर में कृष्णा पूनिया और उनका सिस्टम कोरोना के हालातों को बिगड़ने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोविड के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। इसके बाद अगला नंबर आता है सरदार शहर का। यहाँ पर कोरोना के कुल 567 मामले हैं। दोस्तों यहाँ के विधायक है भंवरलाल शर्मा, जिनका नाम पिछले कुछ समय में काफ़ी चर्चित रह चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने मेडिकल सुविधाओं पर 36,74,000 रुपये खर्च किए हैं। दोस्तों ये जो डेटा है वो अखबार का है। उनका कहना है कि उन्होंने 58,79,000 रुपये जारी किए हैं, जिससे कई उपकरण खरीदे जाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों अब विधायक जी ने जब पैसे जारी कर ही दिए हैं, तो उम्मीद ये है कि सिस्टम सही समय पर पूरी तैयारियां कर लेगा, क्योंकि आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं। खैर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है रतनगढ़ तहसील, जहां पर 465 केस है कोरोना के। यहाँ पर विधायक है अभिनेश महर्षि, जिन्होंने 60,76,000 रुपये मेडिकल सुविधाओं के लिए खर्च किए हैं, या यूँ कहें कि जारी किए हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता के लिए भी वो बजट जारी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि उनके इलाके में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 60 लाख का खर्चा उसी पर किया जा चुका है। और दोस्तों अब फाइनली बात करें तो बारी आती है तारानगर की। यहाँ पर कोरोना के टोटल केस जो है वो 29 अप्रैल तक 437 थे, लेकिन तेज़ रफ्तार से यहाँ पर संक्रमण बढ़ रहा है और इसी कारण वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 29 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, एक मिनी कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। पहले इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के विधायक नरेंद्र बुडानिया ने मेडिकल फैसिलिटी पर कुछ भी खर्च नहीं किया था। हालांकि उनका कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए 26 अप्रैल को ही स्वीकृत किए थे। हालांकि दोस्तों ये खबर छपने के बाद ही अगले दिन अखबार में जो दूसरी खबर आई थी
उसमें बताया गया कि नरेंद्र बुडानिया ने 35 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वो अपने विधायक कोटे से जारी करेंगे। तो दोस्तों अब उम्मीद ये है कि तारानगर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं जाएगी और कोरोना मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा और दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि आपको ये बता दूं कि दिल्ली, यूपी और गुजरात के हालात बेहद बुरे हैं। इसके अलावा कोरोना के हालात अनेक राज्यों में इतने बिगड़ चुके हैं कि उनको देखकर डर लगता है। दोस्तों इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम और मेडिकल डिपार्टमेंट समय रहते तैयारी कर ले। साथ ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रहें ताकि दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी बिल्कुल ना हो। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस बार का कोरोना इतना खतरनाक है कि तेजी से इसके कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे बचने के लिए रेमडेसिविर जो दवाई काम आती है उसका एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए में बिक रहा है और लोगों को मजबूरी में इसे खरीदना भी पड़ रहा है क्योंकि मरता आदमी क्या नहीं करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि दिल्ली के हालातों से सबक लें और नेता और जनता आपस में मिलकर कोरोना से ये जंग लड़े। लोग बेफिजूल में बाहर ना जाएं और बाहर जाए तो मास्क लगाकर ही जाएं और नेता मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त करें। दोस्तों अब हालत ये है कि चूरू ज़िले में हर 6 मिनट में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है और रिकवरी रेट भी बेहद कम है। इसलिए सतर्क रहें। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें, साथ ही यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।